नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंड एस 116 लीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों हमने 3 लेक्चर तो इसमें लगा दिए। आज हमारा चौथा लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा कि पहले लेक्चर में हमने तो इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवाऊँ तो इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी, इसके ऑब्जेक्टिव देखी, इसके एग्ज़म्पशंस देख ली, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि कैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लीज़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर तीसरा लेक्चर में हमने ये देखा दैट इज़ मीनिंग ऑफ लीज़ कि लीज़ का मतलब क्या है। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ लीज़ में मैंने आपको टोटल 9 इश्यूज़ बताए थे, जिसमें से 1 से लेकर के 8 तक को हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने बताया था आपको कि जो नवा इश्यू है दैट इज़ यहाँ पे पेमेंट ऑफ लीज़, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आइए। दोस्तों जैसे कि लीज़ पेमेंट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसके 2 पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करके अगर समझे तो समझ में आएगा हमें। जैसे कि पार्ट 1 अगर हम लेसी के पर्सपेक्टिव से देखें और पार्ट 2 देखें दैट इज़ लेसर के पर्सपेक्टिव से। तो सर लीज़ पेमेंट तो ऑलरेडी ऑलवेज़ हम जानते हैं कि लेसी ही पे करेगा। येस आपकी बात सही है, लेसी ही पे करेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि लेसर्स वो तो लीज़ को रिसिप्ट करेगा, राइट? क्योंकि अच्छा इसके 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर लेसी जो है ना लीज़ पेमेंट की बात करें, तो लेसी के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके पास एसेट्स आ रहा है और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो एसेट आ रहा है मतलब राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट्स आ रहा है और लायबिलिटी देनी है मतलब लीज़ रेंटल उसको यहाँ पे पे करना है, ठीक है? और अगर मैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो लेसर के लिए बेसिकली क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। लेसर ने एसेट्स को खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट लगाई है प्लस उससे वो चाहता है कि वो धीरे-धीरे लीज़ रेंटल के फॉर्म में वो अर्न करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो आज हम जानेंगे कि दैट इज़ एग्ज़ाम्पल लीज़ पेमेंट में कौन-कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि इसमें ऐड किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पहला पॉइंट ये होता है कि दैट इज़ फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड लीज़ रेंटल। कहीं न कहीं एग्रीमेंट में दोनों पार्टी आपस में मिल कर के ये मेंशन करते हैं कि एक फिक्स्ड रेंटल कितना होगा। प्लस उसमें कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सब्सटैंटिव फिक्स्ड पोर्शंस जो होता है दैट इज़ ये एक्चुअली बेसिकली परसेंटेज बेसिस पे होता है कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस अगर अगर सपोज़ जैसे कि इन फ्यूचर अगर हम देखें यहाँ पे तो सब जैसे कि मैंने बताया कि सब्सटेंस फीस फिक्स्ड जो पोर्शंस होगा दैट इज़ ये परसेंटेज बेसिस पे फ्यूचर में ये भी चार्ज किए जाएँगे। प्लस जो भी अ, एक इसमें माइनस कर देंगे दैट इज़ इंसेंटिव्स को, जो कि लेसर्स के बिहाफ़ पे अगर मान लो लेसी ने अगर किया है खर्चा तो उसको बाद में ये रिम्बर्स हो जाएगा, तो ये लीज़ रेंटल में से इसको हम माइनस कर देंगे, राइट? फिर दूसरा है दैट इज़ वेरिएबल पोर्शंस। वेरिएबल पोर्शंस का मतलब कि सपोज़ जिस डेट को आपने कमेंसमेंट करी लेकिन फ्यूचर में जाके अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और मार्केट रेट में अगर चेंजेस आते हैं, तो उस केस में दैट इज़ इसमें भी आपको लीज़ रेंटल को उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। फिर तीसरा आ जाता है दैट इज़ यहाँ पे हमने क्या-क्या देख लिया, फिक्स्ड पोर्शन देख लिया, हमने वेरिएबल पोर्शंस भी देख लिया। एक आता है दैट इज़ परचेज़ ऑप्शंस। हालाँकि परचेज़ ऑप्शंस ये होता है कि सपोज़ अगर बाद में अगर लीज़ कंप्लीट होने के बाद लीज़ के टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद अगर एसेट्स जो है लेसी अगर बाय कर लेता है तो इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट इसमें कैसे की जाती है, राइट? हालाँकि दोस्तों ये सारे पॉइंट आपकी लीज़ पेमेंट में इंक्लूड होंगे। फिर दोस्तों इसमें आता है दैट इज़ टर्मिनेशन पेनल्टीज़ ना, तो जो भी अगर मान लीजिए दोनों पार्टी अगर मान लीजिए लेट्स से अगर फ्यूचर में इसको अगर तोड़ता है, इससे ब्रेक करता है लीज़ टर्म को, तो इस केस में उसका पेनल्टी जो देनी पड़ेगी वो भी यहाँ पे लीज़ पेमेंट में इंक्लूड की जाएगी। फिर उसके बाद दैट इज़ पाँचवा पॉइंट आ जाता है दैट इज़ यहाँ पे हमारा रेसिडुअल लीज़ गारंटी, राइट? आरएलजी। आरएलजी का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड भी है, तो इसे भी हम आगे यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीज़ पेमेंट में दैट इज़ यहाँ पे जोड़ी जाती हैं फ्यूचर में। तो एक-एक करके चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे फिक्स्ड पोर्शंस प्लस सब्सटेंस ऑफ फिक्स्ड जो भी है माइनस इंसेंटिव्स। तो क्या चीज़ है फिक्स्ड पोर्शन, मतलब जब भी अगर लीज़ के रेंटल का एग्रीमेंट होती है दोनों पार्टी के बीच में, तो एक फिक्स्ड लीज़ रेंटल डिसाइड हो जाती है। प्लस ये भी डिसाइड होता है कि फ्यूचर में अगर मान लो कि कोई भी परसेंटेज बेसिस पे अगर आगे अगर चेंजेस अगर आते हैं तो उस बेसिस पे भी फिक्स्ड में ही, हालाँकि दोस्तों ये देखने में वेरिएबल लगता है बट इसे फिक्स्ड पोर्शन ही मानेंगे। और अगर कोई भी अगर रिम्बर्समेंट अगर लेसेस से अगर होता है लेसी को, सपोज़ जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह हो गया, कि लेसी ने जो एसेट्स लेसेस के गोडाउन से या कहीं से भी जो है उसके शोरूम से अगर लाता है वो, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है मान लो यहाँ पे लेसी ने पे कर दिया तो वो बेयरेबल है और वो कौन बेयर करेगा, लेसर बेयर करेगा। तो इसे हम लीज़ पेमेंट में से माइनस कर देंगे, राइट? दूसरा पॉइंट बात करता है हमारे यहाँ पे
वेरिएबल पोर्शंस के बारे में। वेरिएबल पोर्शंस का मतलब ये होता है कि सपोज जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे डिसाइड किया गया या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो फिक्स्ड होगा कमेंसमेंट डेट पे, जो हमने लीज़ को जब एग्री किया दोनों पार्टी में, लेकिन फ्यूचर में अगर ये रेट्स अगर चेंजेस बदलते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे तो आपकी लीज़ की लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उसी हिसाब से हम इसको भी यहाँ पे परचेज लीज़ की पेमेंट में, दैट इज़ लीज़ पेमेंट में इसको हम इंक्लूड या एक्सक्लूड करके चलेंगे, राइट। मतलब डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करके चलेंगे। फिर उसके बाद आता है दैट इज़, अच्छा, एक मार्केट रेट भी होता है और इंटरेस्ट रेट भी होता है, तो इसे भी देखेंगे। अगर ये फ्यूचर में बढ़ता है घटता है तो इसी हिसाब से हमारा लीज़ पेमेंट भी चेंज होगा। फिर हम बात करते हैं दैट इज़ यहाँ पे परचेज ऑप्शंस के। परचेज ऑप्शन दोस्तों अगर सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको, तो सपोज़ मान लो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अगर 15 साल के लिए लीज़ पे करी है, सॉरी एसेट्स लीज़ पे दी है, तो 10 साल तक तो वो लीज़ क्या रहेगा, नॉर्मली पे होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में ये भी है कि दैट इज़ इन्होंने जब एग्रीमेंट करी थी तब ये डिसाइड ही कर लिया था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो बचेगा हमारा, उसमें लेसी जो है इस एसेट्स को दैट इज़ बाय कर लेगा। तो ये जहाँ जब एक सर्टेन हो गया, एक फिक्स्ड हो गया कि भैया एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड में लेसी विल बाय द एसेट्स, तो उस केस में वी विल इंक्लूड दी परचेज प्राइस, परचेज कंसिडरेशन, जो कि हम प्रेजेंट वैल्यू पर ला करके उसको लीज पेमेंट में इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा क्या यहाँ पे कि पेनल्टी, दैट इज़ यहाँ पर टर्मिनेशन पेनल्टीज़। सपोज़ मान लो कि दैट इज़ यहाँ पर अर्लियर ही, जब लीज टर्म्स के कंप्लीट होने से पहले ही अगर लेसी अगर लीज को अगर तोड़ता है, टर्मिनेट करता है, तो उस केस में जो पेनल्टी देनी पड़ेगी तो उसे भी हम यहाँ पे लीज पेमेंट में दैट इज़ कंसिडर करके चलेंगे, राइट। और यहाँ पे दैट इज़ आखिरी पॉइंट हो गया, दैट इज़ हमारा यहाँ पे रेसिडुअल लीज गारंटी। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रेसिडुअल लीज गारंटी होता क्या है, मैं इसको आपको एग्जांपल के हेल्प से बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर ये देखो कि सपोज़ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अगर एसेट्स लीज पे दी है सपोज़ 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद जो एसेट्स जो लेसी वापस लौटाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी। तो इस केस में लेसर क्या करता है, अपने वैल्यूअर से एक जो वैल्यूअर जो है उस एसेट्स को वैल्यू करता है कि दैट इज़ एट द एंड ऑफ द 10th ईयर में दैट इज़ इसकी वैल्यू क्या रहेगी जब लेसी जो है इस एसेट्स को वापस लौटाएगा। तो सपोज़ मान लेते हैं 1,00,000 रुपया, तो सेम चीज़ तो ये लेसी भी करवाएगा अपने वैल्यूअर से। हो सकता है ना कि लेसर इसको बढ़ा चढ़ा के बता दे, तो लेसी ने भी करवाया, तो सपोज़ मान लीजिए 1,00,000 ही है। लेकिन लेकिन वैल्यूअर ने तो निकाल दिया 1,00,000 रुपये, लेकिन बाद में लेसी को खुद रियलाइज़ होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि नहीं यार, एसेट्स के वैल्यू जो है ना वो 90,000 तक हो सकती है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो गारंटेड अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट, क्योंकि लेसी पहले क्या कर रहा था कि मैं 1,00,000 रुपये गारंटी तो सर मैं देता हूँ कि भैया लीज की जैसे टर्म्स एंड होगी तो मैं आपको 1,00,000 रुपया की एसेट्स वो वैल्यू होगी ही होगी, राइट। ये वो गारंटी दे, दैट इज़ गारंटी लीज, रेसिडुअल लीज गारंटी जिसको बोलते हैं, RLG। तो ये तो हो गया। फिर एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेसी खुद निकालता है, जो कि मान लीजिए 90,000 है, तो 10,000 का जो डिफरेंस है तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू कर करके आपको लीज पेमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वही 10,000 हमारा क्या हो गया, रेसिडुअल लीज गारंटी, जिसको RLG के नाम से पुकारा जाता है इंड AS 116 में, राइट। तो यही हो गया हमारा रेसिडुअल लीज गारंटी। तो इसको भी हम यहाँ पे दैट इज़ प्रेजेंट लीज पेमेंट में इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो दोस्तों ये हमने पूरा का पूरा देखा लीज पेमेंट, जिसमें कि टोटल यहाँ पे 5 फैक्टर्स थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप करना चाहूँगा। लीज पेमेंट में 2 टर्म्स, एक तो लेसर लेसर, दोनों अपने हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। 5 फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड पोर्शंस कौन से हैं, वेरिएबल पोर्शंस कौन से हैं, इसमें यहाँ पे परचेज ऑप्शंस क्या है, फिर उसके बाद फिर आपके जो आपके टर्मिनेशंस पेनल्टीज़ है ये भी इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। फिर उसके वजह से लीज गारंटी ये भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये टोटल लगा करके तब हमारे यहाँ पे लीज पेमेंट यहाँ पे एक अमाउंट बन करके आए। और ये क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपके चेंज होते रहेंगे, तो उसे ही हम लीज पेमेंट यहाँ पे बोलेंगे, राइट। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि दैट इज़ आप मेरे चैनल को दैट इज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। आपको अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट होता तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन पे दी गई है व्हाट्सअप नंबर या फिर मोबाइल नंबर, आप उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।